हेलो बच्चों, क्या हाल है? होप यू ऑल आर वेरी फाइन। मैं हूं आप सब लोगों का समीर सर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट आराध्या क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मजे में होंगे। बच्चा लोग, आज हम स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उतना ही इंपॉर्टेंस देते हुए मैंने कंटेंट को काफी इजी वे में आपके लिए बनाया है। हो सकता है उसका कुछ पार्ट आपने पहले के लेक्चर्स में देख लिया हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए चलूंगा, ठीक है, ताकि जो कुछ टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मिस हो गए हो उसको वापस से हम कवर कर सके। तो देखो बच्चों, पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है। ओके, तो देखो, अगर आपको किसी भी अल्फाबेट को समझना है तो उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। सॉरी, किसी भी लैंग्वेज को समझना है तो उसकी अल्फाबेट को पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? है ना? द आंसर इज यस। अगर हमें अल्फाबेट पढ़ना है तो सॉरी लैंग्वेज पढ़ना है तो अल्फाबेट समझना पड़ेगा। तेलुगु लैंग्वेज समझना है तो तेलुगु अल्फाबेट पढ़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज समझना है तो हमें इंग्लिश अल्फाबेट की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट है ना, उन लोगों को भी ऐसा ही लगा कि भाई केमिस्ट्री जो है वो एक लैंग्वेज है। केमिस्ट्री जो है वो एक लैंग्वेज है और इसको भी समझने के लिए उसका अल्फाबेट का चार्ट, मतलब कि पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा और फिर उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के अंदर पीरियोडिक टेबल को क्यों बनाया गया है वो समझेंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है वो समझेंगे, ठीक है। और लास्ट में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। चैप्टर काफी मजेदार है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर देखो, ये जो है वो आपको ह्यूमन ग्रोथ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई किसी भी ह्यूमन का ग्रेजुअली जो है वो ग्रोथ होता है। तो जैसे जैसे ग्रोथ होता है उसके बारे में नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी जैसे जैसे ग्रेजुअल ग्रोथ होने लगी, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स बढ़ते चले गए, ठीक है। जैसे सबसे पहले 1800 के आसपास 31 एलिमेंट्स थे। अगर हम 1865 की बात करें तो नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स हो गए 63। और अगर हम 114 की बात, सॉरी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इसके अंदर 114 एलिमेंट्स हैं। कुछ बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट फिगर देखने को मिल सकता है। एनसीईआरटी को स्टिक करें तो एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स जो है वो आपके नोन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट्स को समझना है, देखो जैसे जैसे साइंस का ग्रोथ होता गया, खास करके केमिस्ट्री का ग्रोथ होता गया, हमें नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स बढ़ते चले गए। भाई आज की तारीख में नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स जो है दे आर मोर देन 114। अब इनको सिस्टमेटिकली समझना पड़ेगा, तभी हमको जो केमिस्ट्री नाम की लैंग्वेज है वो समझ में आएगी, ठीक है ना। अगर उनको सिस्टमेटिकली समझना है तो उनको सिस्टमेटिकली डिवाइड भी करना पड़ेगा। आराध्या क्लासेस में समझो कि आपके पास 115 स्टूडेंट्स हैं 11th स्टैंडर्ड के, ऑफ 11th स्टैंडर्ड। तो क्या आप उसको इंडिविजुअली पढ़ सकते हो? इंडिविजुअली एक एक बच्चे को पढ़ा सकते हो एक ही क्लास में बैठा के? नो। तो हम क्या करेंगे, उनको ग्रुपिंग कर देंगे कि भाई 11th की ए बैच है, 11th की बी बैच है, सी बैच है, डी बैच है और जरूरत पड़ेगी तो ई बैच भी है। ऐसा क्यों किया जाएगा? ताकि हर बैच के स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा सके, उनके बारे में अच्छे से समझा जा सके, उनको कंटेंट प्रॉपरली डिलीवर करा जा सके। क्लियर हुआ? यही टारगेट था साइंटिस्ट लोगों का कि भाई एलिमेंट्स के अंदर क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, ये चैप्टर समझने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर समझने का रहेगा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्यों जरूरत है। वो शायद मैंने अभी आपको बता ही दिया। उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के प्रेजेंट फॉर्म को पढ़ेंगे। उसके पहले भी पीरियोडिक टेबल्स आए थे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 ब्लॉक्स एस, पी, डी और एफ के अंदर क्यों क्लासिफाई किया गया है वो समझेंगे। साथ साथ में एलिमेंट्स के अंदर जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के अंदर
उनके बारे में भी आइडिया लेंगे कि भाई एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है। तो बच्चों समझ लो, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, मतलब रिपीटिंग ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं एक फिक्स इंटरवल के बाद एक ही चीज को, जो हम अगेन देख सकते हैं। इसका मतलब है कि रिपीटिंग ट्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। पीरियोडिक टेबल का जेनेसिस पढ़ना है कि भाई किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है वो नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स प्रेजेंट डेट में है 114, जिनको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया एट अ टाइम। इसीलिए हमने क्या किया भाई, प्रॉपर ग्रुप के अंदर सबको डिवाइड कर दिया। प्रॉपर ग्रुप में डिवाइड करने से क्या हुआ, एलिमेंट्स का जो स्टडी है वो थोड़ा सा आसान हो गया। ओके, तो हमें एलिमेंट्स का अगर प्रॉपर्टी अच्छे से समझना है तो उनको क्लासिफाई करना होगा। लेकिन क्लासिफाई कोई रैंडमली तो नहीं हो सकता ना, उनके अंदर एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मतलब कि हमको उनको सिस्टेमेटिकली ही क्लासिफाई करना था। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जो था वो सिस्टेमेटिक होना चाहिए था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, तो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास जेनेसिस में कुछ इस तरीके की चीजें हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो दिया था डोब्रेनियर ने, जिसको हम बोलते हैं डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। उसके बाद आया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, पहला आया था डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, उसके बाद आया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बाद आया था लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल, देन हमारे पास है मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम इस सभी को ही बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड आपने शायद पहले इसको पढ़ ही लिया है। ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। तो डोब्रेनियर ने क्या किया, एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1829 में अपना लॉ दिया था, जिसके अंदर उसने ऐसा देखा कि जब कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप को तीन तीन के ग्रुप में, जब कुछ एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में क्लासिफाई किया जाए, तब उनके अंदर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन देखने को मिलता है। मतलब वो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो उसके बेसिस पर उसने लॉ ऑफ ट्रायड्स दे दिया। ठीक है, जिसको डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, इस लॉ में ऐसा है कि उसने एलिमेंट्स को तीन तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। उसने ऐसा देखा कि जो मिडल में एलिमेंट है ना, द द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट is average of first and third element, average of first and थर्ड एलिमेंट। जो मिडल एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज दे वर एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, सो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इन केस ऑफ लिथियम द एटॉमिक नंबर इज 7, यू आर नोइंग दैट। पोटेशियम द एटॉमिक नंबर इज 39, so the average of this two will be sodium, मतलब कि इसका जो एटॉमिक नंबर आएगा वो 23 आना चाहिए, और रियल सेंस में भी उसका जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वेट था वो 23 ही आया। ठीक है, वापस एलिमेंट का अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहला आया था डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। उसने ऐसा बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो और थर्ड एलिमेंट है वो, इन दोनों की एवरेज प्रॉपर्टीज मिडल एलिमेंट की होगी। जैसे एटॉमिक वेट जो है वो सोडियम का मिडल है या एवरेज है लिथियम और पोटेशियम का। ठीक है, इस तरीके से और भी उसने कुछ ट्रायड्स दिए थे, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसको याद ऐसे रखेंगे, कार स्कूटर बाप। ठीक है, या बा के पास कार और स्कूटर, कार स्कूटर बा, बा के पास आपकी कार भी है और स्कूटर भी है। ठीक है, तो कार मतलब कि आपका कैल्शियम होगा, स्कूटर मतलब कि स्ट्रोंशियम होगा, और बा मतलब कि बेरियम होगा। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट देखें तो वो लगभग कैल्शियम और बेरियम के जितना होगा।
उसी तरीके से हेलोजेंस के लिए जो ब्रोमियम का एटॉमिक वेट है दैट इज लगभग सिमिलर टू कैल्शियम एंड आयोडीन। ड्रॉबैक्स देख लीजिए, मैंने इस कंटेंट को लगभग पहले आपको डिस्कस करा ही दिया है, लेकिन कुछ रिवीजन टाइप का चीजें दिखा रहा हूँ। ये कुछ ही एलिमेंट्स को लागू पड़ता था क्योंकि नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स वहां पर बहुत कम थे। दूसरा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट जो है वो लगभग सेम थे, तो कहने का मतलब इनके अंदर क्लासिफिकेशन देना बहुत मुश्किल हो गया था ना। जैसे आयरन है, बराबर, आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है, इन तीनों का जो एटॉमिक वेट है वो लगभग सिमिलर है, तो इसके अंदर तो लॉ ऑफ डोब्रेनियर जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया, है ना। चलिए एमसीक्यूज देख लीजिए, ट्रायड क्या होता है, तो इट इज ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। आगे डोब्रेनियर के लॉ ऑफ ट्रायड क्या था, तो फ्यू एलिमेंट्स वेर नोन, ये भी ड्रॉबैक है, और कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट लगभग सिमिलर थे, वो भी है। कहने का मतलब इसका आंसर बोथ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और लॉथरमेयर का पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। पहले है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑक्टेव का मीनिंग क्या हुआ। ऑक्टेव का मीनिंग हुआ म्यूजिकल 8 नोट्स, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, जो यहाँ पर एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में यूज करे जाने वाली है। तो न्यूलैंड ने ऐसा बोला कि जो एक्सक्यूज मी, न्यूलैंड ने ऐसा बोला कि यहाँ पर जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, या म्यूजिकल नोट्स है ना, सारेगामा पदनिसा, वो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में भी लागू करी जा सकती है। आप बोलोगे ऐसा कैसा, चलो समझते हैं, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखें, जब एलिमेंट्स को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखें, तो जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट की होगी। ये चीज जो है वो 8 नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल की तरह है ना, सा रे ग म प ध नी स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट जो है वो वापस फर्स्ट के जैसा है, या 8th नोट जो है वो वापस फर्स्ट नोट के जैसा है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। लेट अस सी। देखो यहाँ पर न्यूलैंड ने ऐसा बोला कि यहाँ पर अगर हम लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक एटम्स को अरेंज करें, तो लिथियम इज फर्स्ट, बेरिलियम सेकेंड, बोरोन थर्ड, कार्बन फोर्थ, नाइट्रोजन फिफ्थ, ऑक्सीजन सेवेंथ, फ्लोरीन एट्थ एंड सोडियम इज एट्थ। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम एंड सोडियम are similar in terms of their properties. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऐसा कहता है कि यहाँ पर जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होगी। सो लिथियम एंड सोडियम आर सिमिलर। बेरिलियम और मैग्नीशियम भी सिमिलर होंगे, काउंट करके देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन एट्थ, ठीक है। लाइकवाइज ऑक्सीजन एंड सल्फर भी सिमिलर होंगे। उनके उसने बेसिकली क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, और उसने पाया कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसी ही है, ठीक है। इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लिमिटेशन क्या है, वैलिड अप टू ओनली कैल्शियम, ये कैल्शियम तक ही लागू पड़ता है, उसके बाद फेल हो जाता है, सो डिसअप्रूव हो गया। लोथरमेयर का क्लासिफिकेशन, तो देखो लोथरमेयर ने भी अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वेट के अंदर रखा था। उसने भी जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ना, तब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। और उसने क्या किया फिर, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम है, मेल्टिंग पॉइंट है, इन सभी को प्लॉट कर दिया अगेंस्ट एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर उसने फिजिकल प्रॉपर्टी रखा, फिजिकल प्रॉपर्टी की जगह पे आप कोई भी ले सकते हो, लाइक आप मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हो, एटॉमिक वॉल्यूम ले सकते हो, और यहाँ पर उसने एटॉमिक वेट ले लिया। तो उसको पीरियोडिक ट्रेंड देखने को मिला, मतलब एक रिपीटिंग पैटर्न जैसी चीज जो है वो देखने को मिली, लाइक दिस, ठीक है। तो उसने एक लॉ दे दिया कि भाई एलिमेंट्स के अंदर कुछ पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, बट इसको क्रेडिट नहीं मिला। द सिंपल रीजन ये है
कि इसने अपना वर्क सबमिट किया, उसके पहले ही मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब मेंडेलीव और लोथर मेयर दोनों एक ही टॉपिक के ऊपर एट अ टाइम काम कर रहे थे, लेकिन मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पहले रिप्रेजेंट कर दिया, इसीलिए पीरियोडिक टेबल को पब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो मिला मेंडेलीव को, ना कि लोथर मेयर को। क्लियर हुआ? चलिए, न्यूलैंड ने किस तरीके से अरेंज किया था एटम्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एटॉमिक वेट आएगा, आई एम सॉरी, एटॉमिक वेट बी। ठीक है, चलिए। सेकंड है ऑक्टेव का मीनिंग क्या हुआ? तो सिंपल है 8। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहां तक ऑब्जर्व होता है? तो सिंपल सी बात है, वो कैल्शियम तक लागू होता है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं आगे। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देखते हैं। देखिए, मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी सिस्टेमेटिकल चीजों को रिप्रेजेंट किया था। आइए हम एक एक करके उसको देखते हैं। ठीक है, तो देयर वाज अ रशियन केमिस्ट जिसका नाम था मेंडेलीव। उसका नाम क्या था? मेंडेलीव, दिमित्री मेंडेलीव। उसने समझा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स हैं, दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वो उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। और उसने एक पहला पीरियोडिक टेबल बना दिया जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखो उसने क्या किया, पहले हम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इन लोगों को खाली अरेंज कर दूं। तो देखो, मेंडेलीव के पीरियोडिक के टेबल के इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ओके, यहाँ पर पीछे आपको जो दिख रहा है दैट इज योर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ध्यान से समझिए, ये मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर अगर आपको इमेज छोटा लगे तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द मटेरियल गिवन बाय क्लासेस। तो यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देयर वर 8 ग्रुप्स। ठीक है, देयर वर 8 ग्रुप्स। ओके, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम हॉरिजॉन्टल रॉस की बात करें तो वो टोटल 7 थी, तो मतलब कि 7 पीरियड्स थे। और अगर हम 0 ग्रुप को ऐड कर दे तो यहाँ पर टोटल 9 ग्रुप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ग्रुप्स थे अगर 0 ग्रुप को इंक्लूड कर दिया जाए, अदरवाइज देयर वर 8 ग्रुप्स। ठीक है, फर्दर हर ग्रुप को ए और बी पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। हियर यू कैन सी दैट इन फर्स्ट ग्रुप देयर आर 2 ग्रुप्स, हाइड्रोजन एंड लिथियम। तो ईच ग्रुप वाज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वापस देयर वर 9 ग्रुप्स इंक्लूडिंग 0 ग्रुप, देयर वर 7 पीरियड्स। इन हॉरिजॉन्टल रॉस को हम बोलते हैं पीरियड्स, और ऐसे वर्टिकल कॉलम्स हैं जो खड़े हुए हैं, दे आर नोन एज ग्रुप्स। ऐसे 9 ग्रुप्स थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या देखना है इसके अंदर? तो देखो, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के हमें मेरिट्स पढ़ने हैं। मुझे 1 मिनट खाली दे दीजिए, मैं इनको अरेंज कर दूं ताकि आपको मुझे समझाना आसान रहेगा। देखिए, हम यहाँ पर मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट को बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया, इलाबोरेट सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, बहुत सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दिया एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का। दूसरा, उसने कुछ नोन एलिमेंट्स जो हैं उसकी मदद से अननोन एलिमेंट्स का भी प्रेडिक्शन दिया। जो एलिमेंट्स उसके टाइम पे पता नहीं थे ना, उसको भी उसने उसकी भी प्रॉपर्टीज के बारे में उसने कमेंट किया, और उस टाइम पे उनको नाम दिया गया एका एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, उस टाइम पे स्कैंडियम नोन नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे स्कैंडियम जो है वो नोन नहीं था, तो उसने स्कैंडियम को क्या नाम दे दिया बच्चों? एका बोरोन, क्योंकि वो बोरोन के जस्ट बाद में है। ध्यान से देखिए, बोरोन के जस्ट बाद में, एल्यूमिनियम के बाद में मत समझना, एल्यूमिनियम उसी ग्रुप का बी पार्ट है, थर्ड ग्रुप का वो बी पार्ट है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कैंडियम की बात कर रहे हैं। तो स्कैंडियम जो है वो बोरोन के नीचे था। स्कैंडियम बोरोन के नीचे था, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको बोल देते हैं एका बोरोन, बराबर। उसके बाद गैलियम को हमने उस टाइम पे बोला एका एल्यूमिनियम, क्योंकि वो जस्ट एल्यूमिनियम के नीचे था।
जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम को नाम दे दिया एका सिलिकॉन, क्योंकि वो सिलिकॉन के नीचे था। तो कहने का मतलब सेकेंड एडवांटेज ये था कि उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स की मदद से उसने अननोन एलिमेंट्स के बारे में भी बताया। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट के अंदर जो करेक्शन था वो भी करा। देखो, atomic weight is product of what? Two things. Atomic weight is product of two things. The first is equivalent weight and the second is, एक मिनट, वैलेंसी। सेकेंड जो है वो क्या है आपका? वैलेंसी है। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट का एटॉमिक वेट की बात करें तो एटॉमिक वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज इक्विवेलेंट वेट एंड द सेकेंड इज वैलेंसी। तो क्योंकि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट उसने प्रॉपर किया, उसको करेक्ट वैलेंसी जानने को मिला। इक्विवेलेंट वेट सही था पहले से, लेकिन बेरिलियम का और इंडियम का वैलेंसी गलत था उनको, क्योंकि गलत ग्रुप में रखा गया था। ग्रुप के ऊपर वैलेंसी डिसाइड करता है, अभी के लिए इतना याद रख लो। तो क्योंकि उनको गलत ग्रुप में रखा गया था, उनका वैलेंसी गलत था। इस वैलेंसी को करेक्ट किसने किया बच्चा लोग? उस वैलेंसी को करेक्ट किया दिमित्री मेंडेलीव ने। तो बच्चा लोग, अगर वैलेंसी को करेक्ट किया तो एटॉमिक वेट भी करेक्ट होगा। इसका मतलब कि उसने एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के अंदर करेक्शन किया था, उनके अंदर जो मिस्टेक्स थी उसको रिमूव किया था। ठीक है, चलिए अब हम उसके डीमेरिट्स समझ लेते हैं कि भाई मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स क्या है। आइए देखते हैं कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स के बारे में क्या कहना है। तो देखो, सबसे पहला डीमेरिट जो है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चा लोग समझो, हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ भी मैच हो रही थी। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट डुप्लेट जो है उसको 0 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो कहने का मतलब उसका प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ भी मैच हो रहा था और नॉन मेटल्स के साथ भी मैच हो रहा था। तो उसको कौन से ग्रुप में रखा जाए? लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल के साथ रखा जाए या राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल के साथ रखा जाए, वो क्लियर नहीं था। कहने का मतलब हाइड्रोजन का पोजीशन क्लियर नहीं था। सेकंड, लेंथेनॉइड्स का पोजीशन जो है वो अनसर्टेन था। यहाँ पर जो लेंथेनॉइड्स का उसने पोजीशन दिया था वो तो कहीं पर है ही नहीं। पीरियोडिक टेबल के अंदर लेंथेनॉइड को तो कहीं पर पोजीशन मिला ही नहीं। उसके बाद वो क्या कर रहा था? एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ग्रुप में डाल रहा था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में तो रख ही रहा था, साथ साथ में जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखता जा रहा था। ऐसा करने से क्या हुआ? कुछ एलिमेंट्स जिनका लो एटॉमिक वेट है उनको हाई एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स से आगे रखा गया। समझो क्यों? क्योंकि उनकी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। वापस एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में तो रख ही रहा था, बट साथ साथ में जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी उनको सबको एक ग्रुप में रख रहा था। तो ऐसा करते हुए उसको क्या देखने को मिला कि जो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट हाई है वो आगे आ गए हैं और जिनका एटॉमिक वेट लो है वो पीछे आ गए हैं। इस चीज को बोला गया इन्वर्टेड पेयर्स या तो एनोमोलस एलिमेंट्स। इस चीज को इन्वर्टेड पेयर्स या तो एनोमोलस एलिमेंट्स वो बोला गया। इससे क्या हुआ? एलिमेंट्स का पोजीशन कंप्लीटली चेंज हो गया। ठीक है, एनोमोलस एलिमेंट्स की वजह से जो एलिमेंट्स हैं उनका पोजीशन बिल्कुल ही चेंज हो गया। ठीक है, तो दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट यू कैन से मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड था? सिंपल सी चीज है, एटॉमिक वेट। केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम कंसीडर करें तो किसकी वैलेंसी या किसके एटॉमिक वेट को मेंडेलीव ने करेक्ट किया था? बेरिलियम के, क्योंकि बेरिलियम की वैलेंसी को उसने करेक्ट किया था। बेरिलियम की वैलेंसी को करेक्ट किया था। स्कैंडियम को उस टाइम पे किस नाम से जाना गया? एका बोरोन के नाम से। ठीक है, एका सिलिकॉन को अब हम किस नाम से जानते हैं? तो सिंपल आंसर है जर्मेनियम। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझते हैं। ठीक है, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले हम हेनरी मोज़ले के एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। हेनरी मोज़ले को उस टाइम पे पता था कि जब एलिमेंट्स के ऊपर, खास करके हाई मॉलिक्यूलर मास के एलिमेंट्स के ऊपर, जब हम
कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन के बीम को इंसिडेंट करते हैं तब उसमें से एक्सरे निकलते हैं वापस। मोज़ले को पता था कि एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम, खास करके हैवी एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम एक्सरेज को बॉम्बार्ड करें तो उसमें, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करें तो उसमें से एक्सरेज निकलते हैं। मोज़ले वाज वेरी स्मार्ट। उसने क्या किया, उन एक्सरेज का फ्रीक्वेंसी मेजर कर लिया म्यू। उस एलिमेंट्स का उसने फ्रीक्वेंसी मेजर कर लिया म्यू, और इस फ्रीक्वेंसी म्यू को उसने दो चीजों के साथ प्लॉट किया। फर्स्ट वाज द z which is atomic number and the second was atomic mass। तो देखो क्या हुआ, हेनरी मोज़ले को पता था कि जब हैवी एलिमेंट्स को अगर हम इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं या उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, बॉम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन्स, जब हैवी एलिमेंट्स को हम बॉम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इसको आप कभी कभी कैथोड रेज भी पढ़ोगे, चीजें एक ही है, तो एक्सरेज एमिट होते हैं। तो एक्सरेज एमिट होते हैं। इन एमिटेड एक्सरेज का जो फ्रीक्वेंसी है, इस एमिटेड रेज का जो फ्रीक्वेंसीज है वो हेनरी मोज़ले ने मेजर कर लिया, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी को दो चीजों के सामने प्लॉट किया। एक्चुअली रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को दो चीजों के सामने प्लॉट किया। द फर्स्ट इज z which is atomic number and the second is atomic weight। atomic weight जिसको आप जनरली ए के नाम से जानते हो, ठीक है। तो उसने देखा कि अगर z एटॉमिक नंबर के अंदर देखें तो मोर पीरियोडिक टेबल, अरे सॉरी, मोर पीरियोडिक अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर z जो है, जस्ट अ सेकेंड, एटॉमिक नंबर z और उसके बीच में उसको रिलेशन ये मिला, मतलब उसने जब प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया, तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू z। उसने जो एक्सरेज एमिट हो रहे थे उसका फ्रीक्वेंसी नोट किया, तो दिस फ्रीक्वेंसी वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल इक्वल टू z। सॉरी, म्यू बार इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, तो म्यू बार या अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। इतनी चीज उसको समझ में आई, ये वाला रिलेशन उसको समझ में आया। हियर a एंड b आर कांस्टेंट्स, ठीक है। देख लीजिए, एटॉमिक नंबर अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को उसने प्लॉट किया, तो पहले उसको इस तरीके के पॉइंट्स मिले, यहाँ पर अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को वो रखते गया था, ठीक है, और उन सभी की फ्रीक्वेंसीज को वो नोट करते गया। तो ऐसा करने से उसको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, ठीक है, उसको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे चेंज हो रहा था, ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएटेड फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो रही थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट, उसने यही चीज को एटॉमिक वेट के अगेंस्ट भी प्लॉट किया, लेकिन वहां पर उसको इस तरीके का इरेगुलर अरेंजमेंट मिला। देखो वापस से, जब एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट में प्लॉट किया तो इस तरीके का बहुत ही पीरियोडिक ट्रेंड देखने को मिला, लाइक दिस। और जब इसी चीज को एटॉमिक मास के अगेंस्ट में प्लॉट किया, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट में प्लॉट किया, तो ऐसा ही रेगुलर ट्रेंड देखने को मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोज़ले को समझ में आ गया कि भाई जो एटॉमिक नंबर है ना, वो आपकी ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कंपेयर टू एटॉमिक वेट। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या दिया उसने, the properties of the element या the physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic numbers। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऐसा कहता है कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट मास। देखो, जो चीजें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उससे थोड़ी अलग मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में थी, ठीक है। मेंडेलीव जो है वो एटॉमिक वेट के ऊपर एम्फेसिस कर रहा था। मेंडेलीव एटॉमिक वेट के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस कर रहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती है। व्हेरेas इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम इसी चीज को एटॉमिक नंबर के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा फंडामेंटल
फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कंपेयर टू एटॉमिक वेट। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है बच्चों, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर 7 पीरियड्स हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रही है ना हॉरिजॉन्टल रोज, ये वाली, ये सब हॉरिजॉन्टल रोज आपको मिल रही है, ये दे आर 7 पीरियड्स। और यहाँ पर हमारे पास है देयर आर ग्रुप्स, ठीक है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर योर ग्रुप्स। इनको हम बोलते हैं वर्टिकल, इनको हम बोलते, इन जो वर्टिकल ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते, वर्टिकल कॉलम्स की जो हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल चीज की बात हो रही है उसको बोला जाता है रोज, ठीक है। ओके, तो 7 पीरियड्स हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं। 18 ग्रुप्स हैं जो वर्टिकल कॉलम्स हैं। ओल्डर नोटेशन ऑफ द ग्रुप जो है वो भी दिखाया गया है, देखिए एक ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया था उनको, क्लियर है। 0 ग्रुप भी दिखाया है। आईयूपीएसी के हिसाब से इन पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप में और 7 पीरियड्स में क्लासिफाई करा जाना चाहिए। ओके, ये रहे उनके 18 ग्रुप्स, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर याद रखो कि किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक नंबर है या पीरियड नंबर है, इट इज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ दैट एलिमेंट इन द पीरियड। इस चीज को हम आगे देखेंगे, क्लियर हुआ। फर्स्ट पीरियड जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। बाकी के पीरियड्स के अंदर आपके पास, मतलब कि बाकी के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड के अंदर 8, 8, 18, 18 और 32 एलिमेंट्स है। समझो, यहाँ पर हम लिख देते हैं पीरियड और यहाँ पर लिख देते हैं एलिमेंट्स। तो अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो देयर आर एलिमेंट्स 2, सेकेंड की बात करें तो 8 एलिमेंट्स, थर्ड की बात करें तो 8 एलिमेंट्स, फोर्थ की 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ 32 एलिमेंट्स। सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट, उसके अंदर भी आइडियली 32 एलिमेंट्स होने चाहिए लेकिन वो इनकम्प्लीट है, उसके अंदर कुछ नोन एलिमेंट्स नहीं है अभी तक। सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है। इसके बाद सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में देखिए, समझने का ट्राई कीजिएगा। सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड में देयर आर 14 एलिमेंट्स जिनको हम पीरियोडिक टेबल के नीचे एक पोजीशन देते हैं। इन दोनों के ही अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। इन 14 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, इनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। और इन 14 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और इन 14 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। क्लियर हुआ बच्चों? देख लीजिए, ये फर्स्ट पीरियड के अंदर देयर आर 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड अगेन 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड अगेन 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड 32 एलिमेंट्स। अब बोलोगे सर ये तो 18 ही है। 14 एलिमेंट्स को हमने डाउन पोजीशन दिया है, देखो, जिनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। सेवेंथ पीरियड के अंदर भी इसी तरीके की चीज है, वो इनकम्प्लीट है, मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। और उसके अंदर के जो 14 एलिमेंट्स है उसको अगेन पीरियोडिक टेबल के बॉटम पार्ट में प्लेस दिया गया है, जिसको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? चलिए, अभी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क था? तो मेंडेलीव ने कहां पर फोकस किया था? मेंडेलीव ने फोकस किया था एटॉमिक वेट के ऊपर, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर फोकस है एटॉमिक नंबर के ऊपर। क्लियर हुआ? लॉरेंस, अब यहाँ पर देख लीजिए कि इन फॉलोइंग एलिमेंट्स को नेम किया गया होगा। तो एलिमेंट्स का नेमिंग के लिए हम अभी तक पुराना मेथड स्टडी कर रहे थे कि उनको या तो लेबोरेटरी के नाम से दो, या तो साइंटिस्ट के ग्रुप के नाम से दो, या तो फिर उस इंडिविजुअल साइंटिस्ट के नाम पर उनका एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर करो। जैसे अगर रूथरफोर्ड ने फाइंड आउट किया था तो उसको बोला रूथरफोर्डियम। अगर हमने सीबोर्ग के ग्रुप ने फाइंड आउट किया था तो उसको बोला गया सीबोर्गियम। ठीक है, तो यहाँ पर लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी के अंदर वो एलिमेंट फाइंड आउट हुआ था, इसीलिए उसको बोला गया लॉरेंसियम। ठीक है, हमने पीछे जो है वो IUM लगा दिया है।
अगर हम सीबॉर्ग के ग्रुप के एलिमेंट का नोमेनक्लेचर की बात करें तो उसका नाम हो जाएगा सीबॉर्गियम। बहुत सिंपल मेथड है, साइंटिस्ट के ग्रुप का या तो लेबोरेटरी का नाम लिख करके पीछे IUM लगा देना है। ठीक है, देख लीजिए लॉरेंसियम और सीबॉर्गियम। MCQ देखिए, पीरियड जिसके अंदर सिर्फ गैसियस एलिमेंट है तो वो हो जाएगा फर्स्ट, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसियस है, देख लीजिए। ऐसा पीरियड जिसके अंदर हर टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उसको सिक्स्थ पीरियड बोला जाता है, उसके अंदर सब टाइप के एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पीरियड कौन से हैं, तो आंसर सी है कि लॉन्गेस्ट पीरियड सिक्स्थ है 32 एलिमेंट्स, शॉर्टेस्ट पीरियड फर्स्ट है 2 एलिमेंट्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड मेंबर इन द सेम फैमिली जो है वो 33 आएगा। चेक करके देख सकते हैं आप पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप 8 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 7th एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7th है, मतलब कि वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, सॉरी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अगर हम उसके बाद दो ग्रुप देखें तो हमारे पास आएगा थर्ड और फोर्थ पीरियड। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पीरियड, तो देखो सेकेंड पीरियड में है और उसका एटॉमिक नंबर है 7, तो थर्ड पीरियड में जाओगे तो इसके अंदर 8 और ऐड कर दो, फोर्थ पीरियड में जाओगे तो 18 और ऐड कर दो, तो आंसर जो है वो 33 आएगा। क्लियर हुआ, तो कहने का मतलब जो थर्ड मेंबर है इस फैमिली का उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 33 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है बच्चों, आज हम इस लेक्चर के अंदर यहाँ तक रखते हैं, बाकी की चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने का ट्राई करेंगे। ये लेक्चर एक स्पेशल रिवीजन टाइप का लेक्चर था। इसके बाद हम सीधा सा फोर्थ लेक्चर के बाद का कंटेंट कवर करने का ट्राई करेंगे। सेकेंड और थर्ड लेक्चर आई होप एकदम आपको क्लियर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर देयर वर सम पिक्चोरियल थिंग्स जो मुझे आगे बहुत काम में आने वाली थी, इसीलिए मैंने इसको वापस से आपको रिपीट करवा दिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर मैंने जो थर्ड लेक्चर कवर कराया था उससे नेक्स्ट के बाद का टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए अगर आपको इस कंटेंट का या इस लेक्चर का कंटेंट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो आराध्या क्लासेस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कीजिएगा। यह हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और भी अच्छी तरीके से आपको काम देने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।